हेलो डियर लर्नर्स। कल का जो वीडियो था जिसमें मैंने कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाया था, मुझे उम्मीद है कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने उसको फिर से एक बार रिवाइज भी कर लिया होगा। तो चलिए हम आगे का जो पार्ट हमारा बचा हुआ है उसे कंप्लीट कर लेते हैं आज के लेक्चर में। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग वाटर वेपर के बारे में पढ़ रहे थे और अभी इससे पहले हमने कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप की जो गैसेस पाई जाती है उनके बारे में बात की थी, जिसमें मेनली हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा था कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह से काम करती है और जो एयर है उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती है। फिर हमने ओजोन के बारे में बात की थी और किस किस हाइट तक ये जो गैसेज है वो पाई जाती है, ये हमने बात कर ली थी। फिर हमने वाटर वेपर के बारे में बात की थी कि ये एटमॉस्फेयर में 5 किलोमीटर की हाइट तक 90% जो वाटर वेपर है वो पाया जाता है। और इसके अलावा हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जैसे जैसे जाते हैं तो जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर की मात्रा में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक ब्लैंकेट की तरह से काम करती है। तो मैंने आपको समझाया था कि जो अर्थ से रेडिएशन वापस जाती है और सन से जो इंसोलेशन हमें मिलती है उसके बीच में ये जो वाटर वेपर है ये एक ब्लैंकेट की तरह से, एक लेयर की तरह से काम करती है। तो इसको अगर हम समझे तो यूँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए सन से जो रेज आ रही है वो और जो अर्थ से जो रेज जा रही है वो, उन दोनों के बीच में ये जो वाटर वेपर की जो एक लेयर होती है वो एक कंबल की तरह से, ब्लैंकेट की तरह से वर्क करती है। इसलिए ये हमारी अर्थ को ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने देती है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म देने देती है। तो बैलेंस करके रखती है हीट को बेसिकली। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक और पॉइंट हमने पढ़ा था कि ये जो वाटर वेपर होती है वो एयर की स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, स्टेबिलिटी का मतलब होता है, स्थिरता का मतलब होता है कि जब भी एयर स्टेबल हो जाए अपनी जगह पे, यानी स्थिर हो जाए, उसमें किसी भी तरह का कोई मूवमेंट ना हो, इसका मतलब होता है कि रेनफॉल नहीं होगा। रेनफॉल बारिश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेम्परेचर ज़्यादा होना और उसके अलावा इवेपोरेशन होना और इसके अलावा वहाँ पे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना। तो वाटर वेपर ही नहीं होगी या कम होगी तो फिर एयर जो है वो स्टेबल हो जाएगी और जिसकी वजह से वो हाइट की तरफ ऊपर नहीं उठेगी और रेनफॉल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर किसी एरिया के अंदर वाटर वेपर कम है तो फिर वहाँ पर एयर स्टेबल होती है और जहाँ पर वाटर वेपर ज़्यादा है वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा ही देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि वाटर वेपर जो होता है जलवाष्प, वो वायु की स्थिरता और अस्थिरता के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये लाइन सीधी सीधी उठ के आ जाएगी एग्जाम में और आप लोग सोचेंगे कि भाई ये तो पता नहीं एनसीईआरटी की लाइन नहीं लग रही है। अब आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, हमने एनसीईआरटी में इसको डिस्कस किया है। अब देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताती हूँ। ये रहा, वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर। आपको इस तरीके से एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, यानी कि वायु की स्थिरता और अस्थिरता में ये अपना योगदान देती है। अब इसका रीज़न हमें पता होना चाहिए कि जिन भी एरियाज़ में वाटर वेपर ज़्यादा होता है, यानी कि मोर वाटर वेपर, तो वहाँ पर एयर में ज़्यादा इनस्टेबिलिटी पाई जाती है, यानी वायु ज़्यादा अस्थिर होती है, जिसका रिजल्ट क्या होगा, रेनफॉल। जबकि इसका उल्टा, अगर वाटर वेपर कम हो तो वहाँ पर वायु कैसी होगी, स्थिर होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा, नो रेनफॉल। तो इसलिए डेजर्ट्स जो होते हैं वहाँ पर आपको वाटर वेपर कम मिलता है और इसीलिए वहाँ की जो एयर है वो स्टेबिलिटी वाली होती है और जिसकी वजह से रेनफॉल नहीं होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वो है डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स के बारे में देखिए, अगर हम बात करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स बेसिकली जो है हमारे एटमॉस्फेयर में दो तरीके के पाए जाते हैं। एक होते हैं हाइग्रोस्कोपिक यानी कि आर्द्रताग्राही, और एक होते हैं नो हाइग्रोस्कोपिक यानी बिना आर्द्रताग्राही वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो। अब हाइग्रोस्कोपिक कौन से होते हैं, जैसे कि नमक के जो कण होते हैं, सी सॉल्ट, ये क्लाउड्स के बनने में हेल्प करते हैं, यानी कि बादलों के बनने में हेल्प करते हैं, जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। और जो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हैं यानी कि बिना आर्द्रताग्राही वाले होते हैं, उसमें हम रखते हैं मिट्टी के कणों को, सॉइल पार्टिकल्स को, और ये बेसिकली क्लाउड्स के फॉर्मेशन में इनका कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स का क्या योगदान होता है, डस्ट पार्टिकल्स का रोल ये भी होता है कि ये जब सन से लाइट आती है, सन से आने वाली लाइट को ये क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सन से मान लीजिए ये छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल्स है, सन से जो लाइट आती है वो जब इनके ऊपर गिरती है तो ये बेसिकली उस लाइट को वापस से रिफ्लेक्ट कर देते हैं या स्कैटर्ड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं। प्रकीर्णन बेसिकली क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग।
स्कैटरिंग यानी बिखेर देना। तो ये डस्ट पार्टिकल सन से आने वाली लाइट को क्या करते हैं, बिखेर देते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, अलग अलग डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हमें जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाश के नीले रंग का क्या कारण है, तो हमें पता होना चाहिए कि रीज़न क्या है, स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन। तो आप देखिए इसको पढ़ते हैं। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की जो है क्षमता होती है। ये छोटे छोटे कण अलग अलग तरीके के सोर्सेज से हमें मिलते हैं, जैसे कि सी सॉल्ट हो गया, समुद्री नमक हो गया, महीन मिट्टी हो गई, सॉइल के पार्टिकल्स हो गए, राख, एशेज, और पॉलन्स जो होते हैं, जो फ्लावर्स वगैरह में से निकलते हैं, वो धूल के कण, और उल्काओं के जो टूटे हुए कण होते हैं, मेटेओर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो ये सब मिलकर हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स में काउंट होते हैं। ठीक है, ये भी वायुमंडल के निचले भाग में, लोअर जो पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का, उसमें मिलते हैं, ध्यान रखना है आपको। लेकिन फिर भी संवहनीय वायु जो होती है, कन्वेक्शनल करंट, वो इन्हें बहुत ऊपर तक ले जाती है। अब कन्वेक्शनल करंट क्या होते हैं, देखिए, जो भी अर्थ का सरफेस है, जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है टेम्परेचर ज़्यादा होने से, तो उसके कांटेक्ट में आने वाली एयर भी बहुत गर्म हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठने लगती है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि गर्म सरफेस के कांटेक्ट में आने वाली एयर गर्म हो जाएगी, गर्म होकर वो हल्की हो जाएगी, उसके पार्टिकल्स जो होंगे, उसके कण फैलने लगेंगे और वो ऊपर की तरफ उठने लगेगी। ठीक है, ऊंचाई पे जाने लगेगी। तो ये जो डस्ट पार्टिकल जो थोड़ी थोड़ी सी ऊंचाई पे ही मिल रहे थे, ये ऊपर उठने वाले कन्वेक्शनल करंट क्या करेंगे, इनको अपने साथ में और ऊंचाई तक लेके जाएंगे और ऊंचाई तक ले जाके वहाँ पे भी जमा कर देंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः जनरली तो ये हमें एटमॉस्फेयर के लोअर लेवल पे ही मिलते हैं, लेकिन जो कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं, संवहनीय वायु होती है, वो इन्हें बहुत ऊंचाई तक, हाइट तक लेके चली जाती है। ठीक है, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा डिपोजिशन, अक्यूमुलेशन, इनका सबसे ज़्यादा जमाव कौन से एरियाज में मिलता है, उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में। यानी कि उपोष्ण और शीतोष्ण एरियाज कौन से होते हैं, ये वो एरियाज होते हैं जो कि जैसे सब ट्रॉपिकल एरियाज हो गए, है ना, और टेम्परेट एरियाज हो गए। तो सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज वो वाले हो गए जो कि, जैसे मैं आपको बताती हूँ इसको ड्रॉ करके, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कौन से एरियाज हैं। सब ट्रॉपिकल यानी 30 डिग्री के आसपास के जो जोन होते हैं, और जो 60 और 65 के आसपास का जो जोन होता है, यानी कि टेम्परेट रीजन, उस रीजन में ये ज़्यादातर आपको पाए मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा विषुवत रेखा और जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, वहाँ पर ये कम पाए जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, इक्वेटोरियल रीजन जो होते हैं, विषुवत रेखीय प्रदेश, वहाँ पर आपको पता है डेली बारिश होती है। तो डेली बारिश होने की वजह से क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, ये जनरली वहाँ पे कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है डस्ट पार्टिकल्स के बारे में, और यहाँ पर हमारा जो एटमॉस्फेयर उसका कॉम्पोजिशन खत्म हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट की तरफ, वो है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर के बारे में जब बात आती है तो सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर के बेसिस पे देखें, तापमान की स्थिति के अनुसार, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, हम हमारे एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पे 5 लेयर्स दे रखी है एनसीईआरटी में। कौन कौन सी? अगर हम अर्थ से हाइट की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। देन उससे ऊपर आएगा समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आ जाएगा मीजोस्फेयर, उसके बाद में बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, ये वाले जो लेयर्स है ये आ जाती है, यानी थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, इंग्लिश में नाम देख लेते हैं इनके, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये 5 लेयर्स हमें पढ़नी है। अब 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसको जो है परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, यानी कि जितने भी मेजर वेदर से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, मौसमी परिवर्तन जो होते हैं, वो सारे आपको इसी लेयर में देखने को मिलते हैं, क्षोभ मंडल में, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे लोएस्ट जो लेयर है वो होती है, लोअर मोस्ट लेयर होती है ये। ठीक है, इसकी ऊंचाई सतह से 13 किलोमीटर होती है, लगभग 13 किलोमीटर होती है। लेकिन अगर हम देखें, देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं अपनी अर्थ बना रही हूँ, इसके ऊपर ये मैंने 0 डिग्री बना दिया, यानी इक्वेटर है, और ये यहाँ पे पोल है, ये पोल बनाया, तो इक्वेटर पे इसकी हाइट कितनी मिलेगी, लगभग 18 किलोमीटर के आसपास में। ठीक है, लगभग 18 किलोमीटर, जबकि पोल्स पे इसकी हाइट कितनी मिलेगी, केवल 8 किलोमीटर के आसपास में। तो ज़्यादा हाइट कहाँ पर है, 0 डिग्री के ऊपर विषुवत रेखा पे, और पोल्स के ऊपर इसकी हाइट कम है। उसका रीज़न क्या है, विषुवत रेखा पे इसकी हाइट ज़्यादा होने का कारण अभी भी अपन ने डिस्कस किया था, कन्वेक्शनल करंट्स, संवहनीय धाराएं। तो विषुवत रेखा जो है, वहाँ पर अर्थ का सरफेस जो है जैसे ही गर्म होता है बहुत ज़्यादा सन की रेज से, तो वहाँ उसके कांटेक्ट में आने वाली एयर भी गर्म हो जाती है, और वो उन
कन्वेक्शनल करंट के साथ साथ में ये ऊपर की तरफ उठती है और ये लेयर हमें बहुत ऊंचाई तक देखने को मिलती है। कहाँ पर? विषुवत रेखा पे। जबकि पोल्स पर तो कन्वेक्शनल करंट्स होते नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर जो शोभ मंडल है ट्रोपोस्फेयर, उसकी हाइट कम पाई जाती है। ठीक है, तो 18 किलोमीटर कहाँ पर है? इक्वेटर पे है। और 8 किलोमीटर कहाँ पर है? पोल्स पर है। ठीक है, ये तो हो गया। और ऑन एन एवरेज की बात की जाए तो 13 किलोमीटर इनकी हाइट पाई जाती है, एवरेज की अगर बात करें। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। शोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर अधिक होती है, अभी हमने बात की है 18 किलोमीटर। और जो वृत्त, ये जो पोल्स होते हैं यहाँ पर इसकी हाइट कम होती है। ठीक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह यानी कि जो कन्वेक्शनल करंट चलते हैं बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर जाते हैं बहुत तेज़ी से, वो इस शोभ मंडल की हाइट को बढ़ा देते हैं, ट्रोपोस्फेयर की हाइट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये जो लेयर होता है इसके अंदर ही आपको डस्ट के पार्टिकल्स, इसी में वाटर वेपर आपको देखने को मिलती है। जितने भी वेदर से रिलेटेड चेंजेस होते हैं वो यहीं होते हैं। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पर मिलती है, वो है हर 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है, या फिर नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब होता है सामान्य रूप से टेम्परेचर का कम होना। ये रेट कितनी है? जैसे ही आप 165 मीटर की हाइट पे जाएंगे 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही जैविक क्रिया के लिए ये जो लेयर होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जैविक क्रियाएं कौन सी? जैविक क्रियाओं का मतलब होता है जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि जितने भी प्लांट्स लाइफ पाई जाती है, जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, ह्यूमंस पाए जाते हैं, उन सब का जो एक्टिविटीज़ है वो आपको इसी लेयर में देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो इसी से रिलेटेड है। जहाँ पर ही ट्रोपोस्फेयर जो है वो ख़त्म होता है, वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं। ट्रोपोस्फेयर जैसे ही जो है ख़त्म होता है, वहाँ पर एक लेयर आती है शोभ सीमा, उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्या हो गया? ट्रोपोपॉज का मतलब हो गया एक ऐसा, पॉज का मतलब समझते हैं आप, पॉज का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को रोक देना, पॉज कर देना। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। इक्वेटर के ऊपर तो ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी थी? 18 किलोमीटर। पोल्स पे कितनी थी? 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही जहाँ पर ही ट्रोपोस्फेयर यानी शोभ मंडल खत्म होता है, इसके ऊपर लगभग 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर चौड़ी एक बेल्ट पाई जाती है। ये बेल्ट क्या कहलाती है? ट्रोपोपॉज। ये बेल्ट क्या कहलाती है? ट्रोपोपॉज कहलाती है। इसकी थिकनेस कितनी होती है? 1.5 किलोमीटर। ये ट्रोपोपॉज ये दिखाती है कि भाई ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, उसकी रेंज खत्म हो चुकी है। तो ये ट्रोपोपॉज जो है, अब इस ट्रोपोपॉज के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विषुवत वृत्त के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर ट्रोपोपॉज जो है वहाँ पे टेम्परेचर कितना है? -80 डिग्री सेल्सियस। और पोल्स के ऊपर इसका जो टेम्परेचर है वो -45 है। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि ट्रोपोपॉज के बारे में बात हो रही है। आप देख सकते हैं ट्रोपोपॉज जो है वो ज़्यादा ऊंचाई पे कहाँ मिलेगा आपको? इक्वेटर के ऊपर। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, आपको पता है टेम्परेचर कम होता जाता है, तो ज़्यादा ऊंचाई पे कहाँ जा रहे हैं हम? इक्वेटर पे या पोल्स पे? इक्वेटर पे हम 18 किलोमीटर ऊंचाई पे जा रहे हैं और पोल्स पे तो 8 किलोमीटर ही ऊंचाई पे जा रहे हैं। तो 18 किलोमीटर पे जैसे जैसे आप जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब कितना मिलेगा? -80 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि पोल्स पे तो 8 किलोमीटर ही ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना मिलेगा? केवल -45 डिग्री सेल्सियस। माइनस क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है नॉर्मल लैप्स रेट 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है कि इक्वेटर के ऊपर तो ट्रोपोपॉज में टेम्परेचर -80 डिग्री है और पोल्स के ऊपर जो ट्रोपोपॉज है उसमें टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे शोभ सीमा कहते हैं। क्या मतलब है? इस जो लेयर में ये जो ट्रोपोपॉज की जो लाइन है, जो बेल्ट है, शोभ सीमा, इसमें टेम्परेचर कैसा होता है? ऑलमोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर नेक्स्ट लेयर आ जाती है समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। ये ट्रोपोपॉज के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, 50 किलोमीटर ध्यान रखना है आपको। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? वो है ओजोन लेयर। यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है और मैंने आपको बताया था कि ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंट काम क्या है। ये सन से आने वाली जो हार्मफुल यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, उनको ये अवशोषित कर लेती है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी अर्थ तक उसको नहीं आने देती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ क्या है? उससे बच जाती है। ठीक है, तो ये 2 लेयर्स हमने पढ़ ली। नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट लेयर है मीजोस्फेयर, यानी कि मध्यमंडल।
मध्यमंडल क्या है? ये समताप मंडल के ठीक ऊपर पाया जाता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी ऊंचाई के साथ साथ में टेम्परेचर में कमी आने लगती है, यानी कि वही नॉर्मल एब्सोल्यूट, और टेम्परेचर 80 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा? -100 डिग्री सेल्सियस, माइनस है ये, -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 80 किलोमीटर की हाइट पे पहुंचते ही टेम्परेचर आपको -100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। फिर है मध्यमंडल के और ऊपर चलेंगे तो आपको क्या दिखेगी? मध्य सीमा मिलेगी, यानी मीजोपॉज मिलेगी। ठीक है, जैसे हमने देखा था ट्रोपोपॉज मिली थी, वैसे यहाँ पर क्या मिलेगी? मध्य सीमा, यानी कि मीजोपॉज मिलेगी। फिर आता है नेक्स्ट मंडल, आयन मंडल, यानी कि आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर 80 से 400 किलोमीटर, आई एम वेरी सॉरी, 80 से 400 किलोमीटर के बीच में आयनोस्फीयर पाया जाता है। अब आयनोस्फीयर की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं, यानी कि विद्युत आवेशित कण मिलते हैं। ये विद्युत आवेशित कण क्या होते हैं भाई? ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं आयन। ठीक है, और हमारी अर्थ से जो रेडियो वेव्स जब वापस से लौटकर सन की तरफ जाती है, वापस एटमॉस्फेयर की तरफ जाती है, तो इन आयन से टकराती है और टकराकर वापस हमारी अर्थ पे आती है, जिसकी वजह से हमें हमारी अर्थ पे जितने भी जो इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस देखने को मिलते हैं, मोबाइल हो गया, सैटेलाइट हो गए, फ़ोन हो गए, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गए, सब इसी से ही चलते हैं। तो जितनी भी अर्थ के द्वारा भेजी गई रेडियो वेव्स होती है, ये जब उन आयन से टकराती है आयनोस्फीयर में जाकर, तो वापस हमारी अर्थ पे आती है, वापस लौट आती है, जिसकी वजह से ही हमारी अर्थ के ऊपर ये सारे विद्युत से चलने वाले जो यंत्र होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, वो फंक्शन करते हैं। ठीक है, वापस से फिर इस लेयर के अंदर आयनोस्फीयर में आपको वापस से हाइट बढ़ने के साथ साथ में टेम्परेचर में इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे टेम्परेचर कम नहीं होगा हाइट के साथ साथ में, बल्कि क्या होगा? वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में जो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम बोल देते हैं, जो नेक्स्ट लेयर है उसे कहा जाता है एक्सोस्फीयर। जो लास्ट लेयर है उसे एक्सोस्फीयर कह दिया जाता है। ठीक है, एक्सोस्फीयर, और ये हमारी एटमॉस्फेयर का हाईएस्ट लेयर होती है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में इतना ज़्यादा जानकारी अभी तक अवेलेबल ही नहीं है कि हम इसके बारे में डिफाइन कर पाएँ, लेकिन ये लास्ट लेयर होती है। और इस लेयर में आते आते जितनी भी जो गैसेस होती है वो बहुत मतलब उनकी डेंसिटी कम होने लग जाती है, उनकी सघनता कम होने लग जाती है, और धीरे धीरे जो है वो स्पेस में मिल जाते हैं। इसलिए जो है हमें ध्यान क्या रखना है कि 5 लेयर्स अभी हमने पढ़ी है, और पांचों लेयर्स के बारे में हमने सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर ली है। तो ये यहाँ आकर जो है फाइनली आपका चैप्टर खत्म होता है, और लास्ट है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि मौसम और जलवायु के तत्व। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो मेनली टेम्परेचर होता है, एयर का प्रेशर होता है, एयर होती है खुद, और इसके अलावा ह्यूमिडिटी होती है, क्लाउड्स होते हैं, प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण होता है। ये सब वायुमंडल के महत्वपूर्ण एलिमेंट्स माने जाते हैं। ठीक है, ये क्या माने जाते हैं? महत्वपूर्ण एलिमेंट्स माने जाते हैं। तो यहाँ आकर आपका ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अब कुछ हम जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई जो है चीज़ें कहाँ से और कैसे बन रही है। तो देखिए, एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। जो उपोष्ण और मध्य अक्षांश होते हैं, उन वाले जोन के अंदर आपको धूल के कणों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा मिलता है। उसका कारण क्या है? उसका रीज़न है ड्यू टू ड्राई विंड्स इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। इक्वेटर जो है उस वाले एरिया में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पोलर रीजन के अंदर भी टेम्परेचर कम पाया जाता है। इसलिए जो है इन एरियाज़ के अंदर आपको इन दोनों एरियाज़ के अंदर आपको जो है डस्ट पार्टिकल्स कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि पानी से वो धुल जाते हैं। जबकि क्या होता है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में तो ऐसा कोई सीन नहीं है, तो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और क्लियर हो रही होगी। अब आप एक बार अच्छे से इसको रिवाइज़ कर लेना चैप्टर को फिर से, और हम इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपके कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।